अस्सलाम वालेकुम, मजीद है वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ। स्टार्ट करते हैं रोटेशन से। रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या मुराद है? रोटेशन ऑफ अर्थ से मुराद है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। ठीक है, तो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है और एक जो इसका एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है विच इज पासेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन की जो स्पीड है और डायरेक्शन है वो देखिए, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो रोटेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कंप्लीटिंग वन फुल रोटेशन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। अर्थ जो अपना रोटेशन अपने एक्सिस पे कंप्लीट करती है उसको जितना टाइम लगता है वो है 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। और दिस रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरनेशन बिटवीन द डे एंड नाइट। अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, उसकी वजह से हमारे डे एंड नाइट आते हैं। ठीक है, डे और नाइट में जो अल्टरनेशन है उसकी वजह क्या है? अर्थ की रोटेशन अपॉन इट एक्सिस। अगर आप इसके इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट्स में क्या है कि अर्थ कॉजेज द सन टू अपीयर टू राइज इन द ईस्ट। इसकी स्पिन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से सन जो होता है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है? सेट होता है। और दिस आल्सो इन्फ्लुएंसेस द प्लैनेट शेप, काजिंग टू स्लाइटली बल्ज एट द इक्वेटर ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि इक्वेटर पे आपकी जो अर्थ है वो क्या है? बल्ज कर जाती है। इसको अगर आप समझें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बॉल, सॉक्सर बॉल या कोई भी ली है, अगर आप उसे स्पिन कर रहे हैं अपने हाथ पे, तो जब उसे आप स्पिन कर रहे होते हैं तो वो आपको फिर जो उसके जो मिडल पोर्शन होता है वो आपको आउटवर्ड की तरफ नजर आता है। ठीक है, पुल करता है आउटवर्ड की तरफ, तो वो जो शेप है उसकी वो आपको राउंड शेप नहीं लगती। ठीक है, इसी तरह से जो अर्थ है, क्योंकि वो क्या कर रही है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो जब ये रोटेट कर रही होती है तो क्या होता है कि इसकी जो शेप है वो हमें राउंड नहीं होती। मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में बताया कि जो अर्थ की शेप है वो राउंड नहीं है, बल्कि क्या है? जॉइडल, जो पोल्स पे क्या है? थोड़ा सा फ्लैटेंड है। इसी तरह से जब एक्सिस पे ये रोटेट कर रही है तो इसके जो इक्वेटर पे जो होता है वो थोड़ा सा बल्ज होता है। बल्ज का मतलब है कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, आउटवर्ड की तरफ होता है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको आउटवर्ड की तरफ पुल कर रही है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ऊपर से लग रही है, जो कि ऑपोजिट है टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वजह से जो अर्थ की जो है शेप है, जो मिडल से इक्वेटर पे हम उससे बोलते हैं कि वो थोड़ी सी क्या है? बल्ज है। आगे देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या मतलब है? रोटेशन थी जो अपनी एक्सिस पे वो क्या करती है? रोटेट करती है। लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये जो अर्थ है वो ऑर्बिट करते हैं, जो उसका मोशन है अराउंड सन, सन के इर्द गिर्द रोटेट करने का जो इसका मोशन है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ फॉलोज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रही है सन में, वो कौन सा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इसको वन रोटेशन कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं? 365.25 डेज। ठीक है, अगर हम शेप देखें, हमने भी बताया कि अर्थ ऑर्बिट इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, जो अर्थ जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है वो परफेक्ट नहीं है, बल्कि एक एलिस शेप है विद सन एट वन ऑफ द लोकाई। आपको पता है कि सन सोलर सिस्टम का क्या है? सेंट्रल में है और अर्थ उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, और बाकी प्लैनेट्स भी। The Earth axis is also tilted relative to its orbit। इसका क्या मतलब है कि ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रही है क्या? सन के इर्द गिर्द, लेकिन ये क्या है? थोड़ी सी टिल्ट है। ठीक है, जब हम आगे इसके एक्सिस की बात भी करेंगे, ये अर्थ है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन इसके इक्वेटर से जो पास कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि जो अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है? थोड़ा सा टिल्ट है। अगर हम थोड़ा सा टिल्ट बनाएं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 23 डिग्री। और इसके टिल्ट की वजह से जो लीडिंग टू द चेंजिंग सीजन। इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट है, इसकी वजह से जो डिफरेंट रीजन्स अर्थ के, उनकी जो सनलाइट जो आ रही है उन सब में क्या है? वेरिएशन। उन वेरिएशंस की वजह से डिफरेंट सीजन्स होते हैं अर्थ के डिफरेंट रीजन्स पे। जैसे कि अब हम इफेक्ट्स देखें, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनुअल साइकिल ऑफ द सीजन्स। ठीक है, एनुअल साइकिल मतलब
एक ईयर में जितने सीजन्स आ रहे हैं उन्होंने कितने कितने ड्यूरेशंस के बाद आना है, वो एक जो साइकिल चलता है वो होता है ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट। उसके टिल्ट होने की वजह से अर्थ के जो डिफरेंट रीजन्स है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट लेते हैं, जिसकी वजह से जो सीजन्स काज होते हैं उनमें आता है स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब हम हर एक सीजन को स्टडी करते हैं कि ये चारों सीजन आपस में डिफरेंट कैसे हैं। अर्थ की जो पोजीशन है सन के अकॉर्डिंग जो रिलेटिवली चेंज हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर में, वेदर पैटर्न्स में जो चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से 4 सीजन्स काज होते हैं। सबसे पहले जो हम सीजन देखने लगे हैं वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है यूजली जहाँ बिगिन होता है अराउंड मार्च 20 और 21, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्टार्ट होता है अराउंड सितंबर 22 और 23। अगर हम इसकी अब करेक्टरिस्टिक स्टडी करें तो इसमें जो स्प्रिंग में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, इंक्रीज होने शुरू हो जाता है, और जो डे लाइट्स है वो भी लंबे हो जाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज ब्लूम, ये ऐसा सीजन है जिसमें क्या होता है, ट्रीज एंड जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर ग्रो होते हैं, और ज़्यादातर जो एनिमल्स है उनका ये मेटिंग सीजन भी है और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी इसी सीजन में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं समर की। समर हमारा स्टार्ट होता है अराउंड 21 जून और 21 जून इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और दिसंबर 21 और 2 इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस समर में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, जो डे टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, और वेजिटेशन ज़्यादातर इस सीज़न में पीक भी होती है, क्योंकि बहुत सारी जो वेजिटेशन होती हैं वो इसी सीज़न में ही ग्रो करती हैं, और बहुत सारे रीजन होते हैं वो ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करते हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज़ और वेकेशंस के लिए बहुत ही अच्छा सीजन। आगे बात करते हैं ऑटम की। ऑटम बिगिंस अराउंड 22 सितंबर और 23 सितंबर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड मार्च 20 और 21 इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये इसका स्टार्टिंग टाइम है और एंडिंग टाइम है। इट इज़ मार्क्ड बाय द कूलर टेम्परेचर। ऑटम में बहुत ही कूल टेम्परेचर होता है, और जो डे टाइम है वो थोड़ी सी क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादातर अपने लीव्स क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, और बहुत ही एक प्यारा सा विब्रेंट कलर रेड, ऑरेंज, येलो कलर का नज़र आता है आपको। और एनिमल्स प्रिपेयर होते हैं फॉर विंटर, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स क्या होता है, हाइबरनेट होना होता है, ठीक है, विंटर में। तो फिर वो प्रिपरेशन जो होती है वो इसी सीज़न में स्टार्ट हो जाती है, और जिन्होंने एनिमल्स ने माइग्रेट करना होता है वो भी इसी सीज़न में स्टार्ट कर देते हैं माइग्रेशन। उसके बाद है सबका फेवरेट विंटर। मेरा तो फेवरेट है जो स्टार्ट होता है 21 और 2 दिसंबर इन नदर्न हेमिस्फीयर, और 21 और 22 जून इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ये बहुत ही कोल्डेस्ट सीजन है, और इसमें जो डेज है उनकी जो लेंथ है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो नाइट्स होती हैं वो क्या होती है, लॉन्गर होती हैं। इन मैनी रीजन द टेम्परेचर ड्रॉप, प्रेसिपिटेशन ऑफन फॉल्स एज स्नो। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे इसी सीजन में स्नो बहुत ज़्यादा होती है, जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, कोई भी लीव्स वगैरह नहीं होते, और बहुत सारे एनिमल्स क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं खुद को, और विंटर की जो स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज है वो सीजन में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की, जिसमें सोल्स्टाइस है, इक्विनोक्स है। सोल्स्टाइस की अगर बात करें, ये ऐसा इवेंट है जो साल में 2 दफ़ा होता है। एक है जून सोल्स्टाइस और एक है दिसंबर सोल्स्टाइस। जून सोल्स्टाइस को हम समर सोल्स्टाइस भी कहते हैं, जिसमें गर्मियों में सबसे बड़ा दिन आता है, और जो विंटर सोल्स्टाइस है उसमें एक दिन सबसे छोटा होता है। इक्विनोक्स की बात करें तो ये ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है कि जहाँ पे जो अर्थ की जो इक्वेटर है वो बिल्कुल सन के क्या सेंटर से गुजरता है, और सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें भी इसके 2 हैं, एक है मार्च इक्विनोक्स और एक है सितंबर इक्विनोक्स। मार्च इक्विनोक्स को हम स्प्रिंग इक्विनोक्स भी बोलते हैं, और सितंबर इक्विनोक्स को हम ऑटम इक्विनोक्स भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं अर्थ रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। आगे हमने देखा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी अगर शेप की बात करें तो ये बिल्कुल राउंड नहीं बल्कि एक स्फीयर शेप होता है, और एक जो इसका जो रोटेशन एक्सिस है वो एक इमेजिन लाइन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और अगर हम इसके एक्सिस की बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्विटी एक्सिस और एक्सियल एक्सिस, ठीक है। ये जो हमने एक इमेजिनरी लाइन, और जो इसकी जो साथ में एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन साथ में एक गुड पॉइंट ये है कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी टिल्ट भी की हुई है, ठीक है। अब अर्थ के टिल्ट होने की वजह से ये जो एंगल बना रही होती है वो है 23 डिग्री। इसी
टिल्ट होने की वजह से आपको भी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे जो सीजन्स की वेरिएशन है वो इसी अर्थ के टिल्ट होने की वजह से है। जैसे कि हम अभी रोटेशन की बात कर रहे थे, तो अर्थ जो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, अगर हम उसको किसी से रेफरेंस दें, ठीक है, एक सिडरल डे एंड सोलर डे की बात करें, तो सिडरल डे वो टाइम होता है जब एक सेलेस्टियल बॉडी, जैसे हम अर्थ की बात करें तो हम अर्थ को देखते हैं कि वो अपना एक फुल रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है, बट रिलेटिव टू द फिक्स स्टार, उस फिक्स स्टार से अगर हम रिलेट करें तो उसको हम बोलते हैं सिडरल डे। जितना वो टाइम लेती है वो है 23 आवर्स 56 मिनट्स, ठीक है। एज कम्पेयर टू सोलर डे, सोलर डे देखिए तो द टाइम इट टेक्स फॉर द सन टू रिटर्न टू द सेम पोजीशन, सन को अपनी पोजीशन पे दोबारा आने के लिए जितना टाइम लगता है जो उसको बोलते हैं हम सोलर डे। सोलर डे एंड जो सिडरल डे है वो तकरीबन 24 आवर्स के होते हैं, ये 23 आवर्स 56 मिनट्स हैं, जबकि जो सोलर डे है वो पूरे 24 आवर्स का होता है। तो सिडरल डे एंड सोलर डे क्या है, ये जब हम अर्थ की रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन रिलेटिव टू द फिक्स स्टार हम देखें वो कंप्लीट करते हैं, उसे सिडरल डे बोलते हैं। और सोलर डे उसको बोलते हैं जब हम अर्थ से एक स्पेसिफिक लोकेशन से देखें कि सन को अपनी फिक्स पोजीशन पे दोबारा आने के लिए जितना टाइम लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्बिट्स की। ऑर्बिट की डेफिनेशन देखिए तो इट इज द पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट टेक्स एज इट रिवॉल्व्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द अगर रिवॉल्व करना है, रोटेट करना है, तो वो किसी अपने फिक्स ऑर्बिट में करेगा। वो जो पाथ लेता है उसको हम बोलते क्या है, ऑर्बिट। एंड स्पेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक ग्रेविटी की वजह से वो जो सारे हैं वो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें कि वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करें तो वो अपने फिक्स ऑर्बिट्स में कर रहे हैं, और वो फिक्स ऑर्बिट में कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे, बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, एक ग्रेविटी है सन की जो उन प्लैनेट्स को उनके फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रही है। ये है ऑर्बिट पार्ट, और दीज आर द फंडामेंटल टू द सेलेस्टियल मैकेनिज्म्स एंड आर गवर्न्ड बाय द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इट इज ऑर्बिटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसके इर्द गिर्द वो रिवॉल्व कर रहे हैं और जो रिवॉल्व कर रहा है, उन दोनों के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस होती हैं, इसकी वजह से वो अपना पाथ नहीं छोड़ते। अगर अब हम ऑर्बिट की टाइप्स की बात करें तो सर्कुलर ऑर्बिट है और एलिप्टिकल ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में हम सोलर सिस्टम की एग्जांपल लेंगे जिसके सेंटर में क्या है, सन, और ये अपने फिक्स डिस्टेंस पे। सर्कुलर में ये है कि आप जैसे देखें कि एक पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे दरमियान में, तो सबका क्या होगा, फिक्स डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है। और अगर हम एलिप्टिकल की बात करें, जैसे कि जो प्लैनेट्स हैं वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो वो सर्कुलर नहीं होता बल्कि एक ओवल शेप होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस ओवल शेप में होता है, और बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इस क्या करते हैं, ओवल शेप ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन, क्योंकि सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में। तो कभी ऐसे पॉइंट होते हैं कि जब या तो वो अपने उस मेन ऑब्जेक्ट जिसका वो ऑर्बिट करें या उसके ज़्यादा करीब होंगे या उससे ज़्यादा दूर होंगे। तो ये कब कब होता है, चले देखें। तो सबसे पहले है एफिलियन। एफिलियन क्या है, ऐसा पॉइंट सेलेस्टियल बॉडी का, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ऐसा पॉइंट जब अर्थ सन से क्या हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। अर्थ ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो रोटेट कर रही है अपने ऑर्बिट में, लेकिन वो सन से उसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 152.1 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से ये जो होता है अर्थ के लिए अगर हम देखें तो ये अकर करता है यूजली 4 जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। जो एफिलियन का पॉइंट है कि जो अर्थ है वो सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है, वो अराउंड 4 जुलाई होता है। इसी तरह से हम पेरिहिलियन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या होता है वो बहुत कम होता है, जैसे कि देख रहे हैं 147.1 मिलियन किलोमीटर। और अर्थ के लिए देखें तो जो पेरिहिलियन अकर होता है अराउंड 3 जनवरी होता है, ठीक है। जो एपिहिलियन है वो होता है 4 जुलाई और जो पेरिहिलियन होता है वो होता है 3 जुलाई। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टाइम है ईयर में जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा दूर होती है और अर्थ सन से बहुत ज़्यादा करीब होती है। एमसीक्यूज के लिहाज से भी देखें तो ये दोनों डिस्टेंस हैं कि जब अर्थ सबसे सन से बहुत ज़्यादा दूर होती है तो उसका डिस्टेंस कितना हो सकता है, और जो सबसे करीब होती है अर्थ सन से तो उसका डिस्टेंस कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें फेसबुक के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।